नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अब हम डिस्कस करेंगे आज यानी 30 सितंबर के इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर्स पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स आपके आगामी एचएसएससी और एचपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से आप जुड़े हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला पॉइंट है, हरियाणा सरकार 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेगी जिनसे किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण प्रदान किए जाएंगे। तो ये सब आपको पता होगा कि जब कढ़ाई कर ली जाती है, यानी जो फसल है उसकी कटाई के बाद कढ़ाई का प्रोसेस होता है, अनाज को अलग कर लिया जाता है और अवशेष जो है वो बच जाता है। तो कई बार किसानों को मजबूरी में उस अवशेष को जलाना पड़ता है, जबकि आजकल बहुत सी ऐसी तकनीकें हैं जिससे किसान को उस अवशेष को जलाने की बजाय कुछ फ़ायदा उससे हो सकता है उस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करने से। तो इसी प्रकार के उपकरण इन 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर से किसान जो है वो किराए पर ले सकेंगे और अपनी फसलों के बाद बचने वाले अवशेष को प्रबंधित कर सकेंगे और किसानों को इससे फ़ायदा भी होगा। जैसे धान की फसल की कटाई के बाद जो पराली बच जाती है उसको जलाने से कई बार ये आरोप लगाए गए हैं किसानों पर कि पॉल्यूशन होता है। तो इस प्रकार की तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे पराली से बिजली बनाई जा सकती है या पराली से जो है वो एथेनॉल भी तैयार किया जा सकता है। तो एथेनॉल जो है वो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन आयोग ने हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बड़ौदा, और इसका जिक्र हमने करंट अफेयर्स में किया था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप का विकास जो है HSIIDC के द्वारा जो है किया जाएगा, ये आपको मैंने बताया था। तो बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव घोषित हो गए हैं, बाय इलेक्शन होंगे यहाँ। इसके लिए मतदान 3 नवंबर को होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। तो बिहार के विधानसभा चुनाव भी अनाउंस कर दिए हैं निर्वाचन आयोग ने, और उन्हीं चुनावों के साथ देश में जितनी भी विधानसभा या लोकसभा की सीटें खाली हुई हैं, या तो किसी विधायक ने इस्तीफ़ा दे दिया, सांसद ने इस्तीफ़ा दे दिया, या फिर किसी सांसद या विधायक की अकस्मात मृत्यु हो गई, तो इनके कारण से जो सीटें खाली हो जाती हैं उन पर उपचुनाव करवाए जाते हैं। तो बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ साथ देश में जहां भी सीटें वैकेंट हैं इस समय विधानसभा की या लोकसभा की, उन सब पर उपचुनाव निर्वाचन आयोग ने घोषित किया है। हरियाणा में केवल बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा और ये 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को मतगणना होगी। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही निर्वाचन आयोग किसी क्षेत्र के लिए चुनाव की घोषणा करता है, उसी घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। यानी अब बड़ौदा विधानसभा सीट के लिए हरियाणा या केंद्र की सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकती। अगर कोई रिजल्ट निकाल दिया जाए भर्ती का, तो वहाँ का अगर कोई युवा या युवती सिलेक्शन पाएगा तो अब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही उसे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये सब आदर्श आचार संहिता के कुछ नियम हैं, तो ये भी चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सीट खाली क्यों हुई, तो कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का अप्रैल के महीने में निधन हो गया था। तो अप्रैल के महीने में निधन हो गया था जिससे ये सीट खाली हुई। आप सब जानते होंगे कि जो उपचुनाव है वो 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, लेकिन बड़ौदा सीट पर 6 महीने से ज़्यादा का समय लग गया क्योंकि कोरोना के कारण निर्वाचन आयोग ने इसकी तारीखें पहले घोषित नहीं की। तो ये कारण इसका रहा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, जिसमें एक होता है आम चुनाव। तो आम चुनाव का अर्थ क्या है? अब आप सबको पता है
कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो अगर विधानसभा पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव हो रहा है तो इसे आम चुनाव कहेंगे। जैसे मान लीजिए लोकसभा का हम देख लें, अभी 2019 में चुनाव हुआ। अब सामान्यतः अगर हम देखें तो 5 वर्ष कार्यकाल लोकसभा का है। मैं सामान्यतः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है। तो 2019 में चुनाव हुआ, अब 5 वर्ष के बाद 2024 में चुनाव होगा लोकसभा का। तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव को हम आम चुनाव कहेंगे क्योंकि उसमें पूरा कार्यकाल लोकसभा ने कंप्लीट किया है। अब बात रही आपके मध्यावधि चुनाव की, तो मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं, मध्यावधि चुनाव, वो कब होते हैं? वो तब होते हैं जब लोकसभा या विधानसभा कई 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार गिर जाए और चुनाव की नौबत आ जाए। जैसे आप हरियाणा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हरियाणा में अभी पूर्ण बहुमत किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि बीजेपी को 40 सीटें मिली थी 90 में से। अब बहुमत कितना होता है? आधे से ज़्यादा, यानी 46 सीटों का समर्थन जिसे मिलेगा वही सरकार चला पाएगा। तो बीजेपी को 40 सीटें मिली, उसने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया जिसके पास 10 सीटें हैं, और कुछ निर्दलीयों का समर्थन भी इनको मिल गया। अब मान लीजिए जेजेपी और निर्दलीय बीजेपी की सरकार से अलग हो जाएं, अपना समर्थन वापस ले लें, तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन रहेगा और मौका दिया जाएगा अलग अलग राजनीतिक दलों को कि वो बहुमत साबित करें। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 5 वर्ष के समय से पहले ही चुनाव हो जाएगा। ऐसे चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो जब सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा न कर पाए, और ये ज़्यादातर जो है बहुमत न होने की स्थिति में ही देखा गया है, तो ऐसे चुनाव को मध्यावधि चुनाव की संज्ञा दी जाती है। अगर हम बात करें उपचुनाव की, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी 2, 4, 5 सीटों पर किसी भी कारण से, चाहे इस्तीफे के कारण या मृत्यु के कारण सीट खाली हो जाती है तो उपचुनाव करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि करनाल में इसका जो है बेंच है, तो हरियाणा रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल करनाल में है, को हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा दिए गए निर्देशों या निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत किया है। तो ये पूरी बात क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और जयराम ठाकुर ने जो है वो हरियाणा सरकार से आग्रह किया था कि हिमाचल प्रदेश के पास हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है, लेकिन इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए कोई एपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने हरियाणा सरकार से अपील की थी कि हरियाणा के पास जो रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल है वो हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा दिए गए निर्णय या निर्देशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करे। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने अलाउ कर दिया है। तो अब हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके द्वारा निर्णयों या निर्देशों के विरुद्ध अपील हरियाणा रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल करनाल के पास की जा सकती है और यहाँ उन मामलों की सुनवाई हो सकती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो बंडारू दत्तात्रेय जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को देवभूमि का दर्जा दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार हरित ब्रांड योजना के तहत गांवों और शहरों में सुपर बाजार की तर्ज पर रिटेल काउंटर खोलेगी। तो हरियाणा सरकार ने इस योजना को अनाउंस काफ़ी पहले कर दिया था। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2000 रिटेल काउंटर खोलने की घोषणा की थी। किसानों की जो उपज है
उसे इन रिटेल काउंटर्स पर बेचा जा सकेगा और इससे रोज़गार बढ़ने की जो है वो उम्मीद लगाई गई है कि हरियाणा में रोज़गार बढ़ेंगे। तो एक नया ब्रांड हरियाणा में लॉन्च होगा, ये आपको याद रखना है, जिसका नाम होगा हरित। तो एक नए ब्रांड नेम से किसानों के द्वारा उपजाए जाने वाले उत्पाद जो हैं बेचे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, कल एक सवाल जो है कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि हरियाणा शतरंज एसोसिएशन यानी हरियाणा चेस एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था। तो हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन जो है वो 2008 में हुआ था। तो ये सवाल लगभग 3 से 4 बार HSSC डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछ चुका है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ये रहेगा। और अगर आपका भी कोई सवाल जो है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल मेरे से पूछ सकते हैं और मैं उसे अपने वीडियो में शामिल करने का प्रयास करूँगा। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।